हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से एनसीएफ 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो ये स्टार्ट करते हैं और ये हमारी इस यूनिट 3 का ये लास्ट टॉपिक है। सॉरी। तो एनसीएफ का निर्माण कैसे हुआ था या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो इसका निर्माण कैसे किया गया था। तो इसके निर्माण के लिए क्या हुआ, 2004 में केंद्र में हमारी सरकार बदल गई। एनडीए की सरकार से यूपीए की सरकार आई। तो यूपीए की सरकार ने देखा कि ये जो पाठ्यक्रम है ये दोषपूर्ण है और इसे हम सुधारेंगे। सुधार के लिए उन्होंने क्या करा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उससे संपर्क किया और जो उस मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की एक कार्यकारिणी सभा बुलाई। एनसीईआरटी मतलब जो दिल्ली में एनसीईआरटी हमारे करिकुलम का निर्माण करती है वो, उसकी सभा बुलाई गई और वहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया गया, एक नया पाठ्यक्रम बनाने का। फिर एनसीईआरटी ने क्या करा, जो हमारी पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा थी 2000, इसकी समीक्षा के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये क्यों बनाई थी, ये 2000 की जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या एनसीएफ था उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई थी। उसमें क्या चीज़ अच्छी हैं, क्या चीज़ें बेकार हैं, कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है उसके लिए। फिर जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पर एनसीईआरटी ने अपना कार्य शुरू किया। तो 2005 एनसीएफ 2005 को जो बनाने का कार्य था वो एनसीईआरटी ने किया था और एनसीईआरटी के जो उस टाइम पे निदेशक थे वो थे कृष्ण कुमार। उनके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ था एनसीएफ बनाने का। एनसीएफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। एनसीएफ का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है एनसीएफ की वो हुई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से। ये विद्यालय शिक्षा भी है, यहाँ पर विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है अभी तक का हमारे यहाँ का। प्रमुख लक्ष्य इसका क्या है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से मतलब क्या है कि बच्चे खुद ही ज्ञान सीखें, करके सीखना इसका मेन लक्ष्य था यहाँ पर। प्रमुख सूत्र क्या है एनसीएफ 2005 का, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के सीखना कुछ। तो बाहर युक्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे बाहरी जो जीवन है उससे जुड़ा होना चाहिए, हमारी स्कूली शिक्षा वो बाहर के जीवन में हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आनी चाहिए। तो एनसीएफ जो 2005 है इसका अनुवाद हमारे संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं दी गई हैं। तो उसमें जितनी भी भाषाएं दी गई हैं उनमें सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा है सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें व्यावहारिकता होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। एनसीएफ जो 2005 है ये 5 पेजों का एक दस्तावेज है। वो करते हैं नेक्स्ट पर। तो एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। तो पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ज्ञान जो है सिर्फ विद्यालय जीवन से ही रिलेट नहीं करना चाहिए, जो बाहरी जीवन है उससे उसका संबंध होना चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए एक। पढ़ाई को रटन मुक्त बनाना। तो यहाँ पर बात आ जाती है प्रैक्टिकल्स की कि बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए। वो स्मृति लेवल पर अब काम नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करना है। तो इसलिए पढ़ाई को रटन मुक्त बनाना है कि बच्चे को कुछ रटना ना पड़े, उसे समझ में आ जाए। पाठ्यचर्या का पुस्तक केंद्रित न होना, भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई, पुस्तक केंद्रित न होना। जो आपकी पाठ्यचर्या है, आपकी शिक्षा है वो पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, गतिविधि केंद्रित होनी चाहिए। क्लास में एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए डे बाई डे। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना, ये इसका चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत है। 5वां मार्गदर्शक सिद्धांत है राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने से मतलब ये था इनका उद्देश्य कि बच्चों में देशभक्ति जागेगी, हमारी संस्कृति सभ्यता को प्रिजर्व करने की एक भाव जागृत होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो एक देशभक्त प्रोडक्ट होना चाहिए और राष्ट्रीय महत्व को समझना चाहिए।
एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या थे? अब देखिए हमने यहाँ पर इसके मार्गदर्शक सिद्धांत देखे थे, लक्ष्य देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल इसका क्या था मोटिव एजुकेशन को लेकर। तो मैंने इसकी विशेषताएं और सुझाव अलग से नहीं लिखे हैं, उन्हें हम ऐसे ही एक बार बोल देंगे, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सैद्धांतिक हैं और इजी भी हैं, आपको याद हो जाएंगे एक बार बोलने से। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य, अभिभावकों की आकांक्षाओं में पूर्ति, पहला लक्ष्य है इसका। ये है संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। तो जो भी आप अपने शिक्षा में संसाधन यूज़ कर रहे हैं वो कोरिलेट होने चाहिए एक दूसरे से, पाठ्यचर्या से भी कोरिलेट करना चाहिए उन्हें। स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग, तो जो बच्चों का पहले लेवल देखेंगे कि किस लेवल के बच्चे हैं, उसके अनुसार हम अपनी शिक्षण विधि यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे बच्चे को हम दे दें कुछ करके सीखने, मान लो बच्चा प्ले में है, उसको कह दे देते हैं हम करके सीखने का विधि उसमें यूज़ कर लेते हैं, तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसे हमें सिखाना ही पड़ेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। शारीरिक मानसिक विकास में समन्वय, शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि जब हम शारीरिक रूप से परिपक्व होंगे तभी हमारा मानसिक रूप से भी हम किसी चीज़ को समझने के लिए परिपक्व हो पाएंगे। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हम सीखते हैं उसके लिए परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी होता है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और मानवीय विकास करना, तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, एक तो चहुमुखी विकास मतलब हर तरह का विकास करना, उसके साथ साथ मानवीय मूल्यों का विकास करना, उसके अंतर्गत कुछ मानवीय मूल्य हमें विकसित करने होंगे। भारतीय संस्कृति का संरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन, विकास उसका डेवलपमेंट, और राष्ट्रीय एकता का विकास। तो ये लक्ष्य थे एनसीएफ 2005 के। अच्छा, इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से थे? भाषा, मतलब जो इसमें सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, और एक चीज़ और है इसमें, कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन। एक बार और बोल लीजिए इनको, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम, इन्होंने किस क्लास के लिए कैसा पाठ्यक्रम बनाया था, जो कि इसका मेन मोटिव है। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए मातृभाषा होनी चाहिए, एक तो इंग्लिश होनी चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैथ्स इन्होंने सभी के लिए कंपलसरी किया था, 12th तक के लिए कंपलसरी किया था इन्होंने मैथ। उसके बाद हम देखेंगे कला एवं शिल्प, पर्यावरण अध्ययन, कला एवं शिल्प मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव। तो यहाँ पर ये कार्य शिक्षा ही कार्य अनुभव है। इसमें क्या था, बच्चों को किसी गतिविधियों में लगाकर उन्हें आपस में घुलने मिलने का मौका देना, सामाजिक होने का मौका देना और कुछ कार्य करवाना जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त हो कार्य का। अब बात करते हैं 6 से 8 तक की जो कक्षा थी उसके लिए क्या पाठ्यक्रम बनाया उन्होंने। तो पहले मातृभाषा होनी चाहिए, एक आधुनिक भारतीय भाषा, कोई भी मातृभाषा के अलग, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या क्या शामिल है, सामाजिक शास्त्र शामिल है, राजनीतिक विज्ञान शामिल है, इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, अर्थशास्त्र शामिल है। कला शिक्षा, आर्ट्स के एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव। ठीक है, अभी यहाँ पर भी कार्य अनुभव ही है, कार्य शिक्षा भी नेक्स्ट लेवल पर आएगी। तो कक्षा 9 से 10 तक की इन्होंने क्या पाठ्यचर्या बताई है, मातृभाषा, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या कोई एक भाषा, और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में वही विषय शामिल है जो यहाँ पर मैंने बताए थे आपको अभी, राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशल और आपका सामाजिक शास्त्र। कार्य शिक्षा, तो यहाँ पर कार्य शिक्षा की बात होने लगी है, आपको ये मतलब प्रोफेशन की तरफ से एक तरह कार्य को करना, जैसे गांधी जी ने बताया था ना कि उत्पादोन्मुख होनी चाहिए शिक्षा, तो इसी तरह से यहाँ पर भी था। तो कार्य शिक्षा यहाँ पर इसकी बात की गई, कुछ एक कला कौशल सिखाकर उस पर कार्य करने की। शांति शिक्षा, कला शिक्षा, कला शिक्षा देखो यहाँ तक अभी इन्होंने सभी लेवल्स में इन्होंने अनिवार्य बनाई, कला शिक्षा और मैथ्स।
अब बात करते हैं 11 और 12 जो आपकी क्लासेस हैं उनकी। तो मातृभाषा, इंग्लिश, गणित, कला शिक्षा और वैकल्पिक विषय किस किस में से? एक तो साइंस का विभाग होगा तो उसमें से आपको अपने सब्जेक्ट्स लेने हैं, दूसरा होगा कला का, और तीसरा होगा व्यावसायिक शिक्षा का। ये वैकल्पिक विषय होंगे और ये जो विषय हैं यहाँ पर ये कंपल्सरी हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से 1 to 5 में क्या क्या हट जाता है और क्या क्या नया आता है। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन हट जाता है, पर्यावरण अध्ययन की जगह पर सामाजिक अध्ययन आ जाता है और बाकी सब चीज़ें वहीं रहती हैं। और एक भाषा और बढ़ जाती है, यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र लग जाता है, जबकि यहाँ पर 2 भाषाएं थी। 9th-10th में फिर क्या बदलाव आते हैं? यहाँ पर मातृभाषा है, इंग्लिश है और ये त्रिभाषा यहाँ भी है, मैथ्स यहाँ भी है, साइंस यहाँ भी है, सामाजिक अध्ययन यहाँ भी है, कार्य शिक्षा यहाँ भी है, मतलब कार्य अनुभव कार्य शिक्षा में परिवर्तित हो चुका है। शांति शिक्षा यहाँ पर एक बढ़ जाती है और कला शिक्षा तो वहाँ पर भी थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर भी बढ़ जाता है एक, सॉरी मैं उसको लिखना भूल गई, कंप्यूटर भी यहाँ पर एक बढ़ जाता है। अब हम आते हैं इसकी जो विशेषताएं थी या सुझाव दिए गए थे वो कैसे दिए गए थे। तो NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का माध्यम होगा, मतलब पढ़ाने का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त ओर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है? पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो बच्चों को पता हो जिनके आंसर्स, उसके बाद अपने टॉपिक पर लेके जाना, ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। और मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं और हमें सीधे सीधे वो दिखाई पड़ती हैं। अमूर्त चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोच या विचार कोई आपका, वो होती है आपका अमूर्त। तो पहले हम मूर्त से लेकर स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ हम बच्चों को भौतिक रूप से दिखा सकते हैं, फिर अमूर्त की ओर लेके जाएंगे। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई एक तथ्य या कोई एक इन्फॉर्मेशन वो अपने आप में ज्ञान नहीं है, ज्ञान कोई एक यूनिट अलग होती है, उसे आपको पूरे, जब तक आप कम से कम अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेकर जाएंगे तब आपका वो ज्ञान माना जाएगा। तो किसी सूचना को ज्ञान मानना नहीं, यहाँ पर उचित नहीं माना गया। मोटी किताबें जो हैं असफलता का प्रतीक होती हैं शिक्षा प्रणाली में, तो उनसे बचा जाना चाहिए। जो मानवीय मूल्य बच्चों को सिखाने हैं वो भाषण देकर नहीं सिखाई जानी चाहिए, बल्कि शिक्षकों को बिहेव करना चाहिए उस तरह से, और बच्चे टीचर के बिहेव से सीखेंगे उसे। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। तो बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है जिससे कि वो आसानी से चीज़ों को सीख सकें बिना किसी बर्डन के। अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव, अर्थात यहाँ पर क्या था कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंपटीशन शुरू कर देते हैं, तो ऐसी भावना बच्चों में रिकॉर्ड तोड़ने की भावना नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड बनाने की भावना होनी चाहिए। जो फालतू का कंपटीशन है उससे बचना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर मिलना चाहिए। उनके पेरेंट्स से या अभिभावकों से बता दिया जाना चाहिए कि आप, अभी बच्चा छोटा है, जिस लेवल का है उसी ही लेवल की आप आकांक्षाएं बच्चे से रखें, बहुत ज़्यादा उस पर अभी प्रेशर ना डालें। और क्या है, जो शिक्षकों को जो आपका टीचिंग एड्स हैं या जो संसाधन उन्हें चाहिए अपनी टीचिंग में, वो टाइम टू टाइम पहुंच जाने चाहिए। और ज़्यादातर शिक्षण अधिगम में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सज़ा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित कर देना चाहिए, कम ही यूज़ करना चाहिए इस चीज़ को। बच्चों में इससे क्या होता है कि इनसिक्योरिटी और इन्फीरियरिटी की भावनाएं आती हैं उनमें। दूसरे बच्चों की तुलना में कुछ बच्चे अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं और कुछ बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। तो बच्चों को लेखन में यहाँ पर उनको लेखन के विकास करने की यहाँ पर बात करी गई। तो बच्चों को कुछ ना कुछ एक ऐसी आप सिचुएशन दे दें और फिर बच्चों को उस पर लिखने के लिए बोलें। समावेशी वातावरण तैयार होना चाहिए। समावेशी वातावरण कैसे? जो सभी बच्चे एक साथ पढ़ें, मतलब जिसमें कास्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा बच्चों को। जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके ही साथ जो बच्चे नॉर्मल हैं उनकी पढ़ाई साथ में ही कराई जानी चाहिए, ये होती है समावेशी शिक्षा। तो ये था NCF 2005। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।